नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत जरूरी विषय लेकर आपके सामने हूं आज। 7 सितंबर 2025 श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है, श्राद्ध। और श्राद्ध के पहले दिन ही 7 दिसंबर 2025 श्राद्ध पक्ष के पहले दिन ही, ये पूर्णिमा का श्राद्ध है, उस दिन चंद्र ग्रहण है। 7 सितंबर 2025 रात्रि 9:56 या 57 पंचांग भेद की वजह से 1 मिनट का फर्क हो सकता है। 57 मिनट भी हो सकता है और 56 मिनट भी हो सकता है। तो 7 सितंबर रात्रि 9:56 पर खगरास चंद्र ग्रहण शुरू होगा और यह ग्रहण संपूर्ण भारत में प्रभावशाली रहेगा। ग्रहण का प्रारंभ, जो खगरास ग्रहण का जो प्रारंभ है, वो रात्रि 9:56 पे है, लेकिन जो चंद्र की मलिनता है वो रात्रि 8:58 पर शुरू हो जाएगी। चंद्र पर प्रभाव पड़ना रात्रि 8:58 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण से पहले चंद्रदेव उदय हो चुके हैं। संपूर्ण भारत में 7 सितंबर को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में चंद्रोदय हो जाएगा। और भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रात्रि 9:56 से प्रारंभ होकर अर्ली मॉर्निंग यानी 8 सितंबर 2025 के अर्ली मॉर्निंग 1:24 पर समाप्त होगा। तो ग्रहण 7 सितंबर को भी है और 8 सितंबर की मध्य रात्रि तक है। भारत के सभी नगरों में चंद्र ग्रहण का, चंद्र मालिन्य ग्रहण, ग्रहण का प्रारंभ, ग्रहण का मध्य, ग्रहण का मोक्ष सभी नगरों में विशेष रूप से देखा जाएगा। विशेष रूप से चंद्रबिंब पश्चिम से दक्षिण की ओर ग्रसित होकर पूर्व की ओर मुक्त होगा। ये चंद्रग्रहण पुनः नोट कर ले, 7 और 8 तारीख की मध्य रात्रि यानी 7 सितंबर 2025 को प्रारंभ होकर 8 सितंबर 2025 को अर्ली मॉर्निंग 1:24 पर समाप्त होगा। नोट कर लें, भारतीय समय अनुसार ग्रहण का प्रारंभ कब होगा एक बार और बता रहा हूं। रात्रि 9:56 ये ग्रहण का प्रारंभ है जब ग्रहण स्पर्श करेगा। पूर्ण ग्रहण कब लगेगा खगरास, तो 7 सितंबर रात्रि 11 बजे। ग्रहण का मध्यकाल कब है, तो 7 सितंबर रात्रि 11:40 पर। खगरास कब समाप्त होगा, 7 सितंबर मध्य रात्रि 12:23 पे। और ग्रहण कब समाप्त होगा, तो 8 सितंबर अर्ली मॉर्निंग 1:24। यह है ग्रहण का पूर्ण समय। ग्रहण की अवधि है लगभग 3 घंटा 28 मिनट का यह ग्रहण होगा या 27 मिनट का ग्रहण होगा। यह ग्रहण बहुत ही सी बातों का संकेत दे रहा है। बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया है कि ग्रहण का सूतक कब लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सदा लगता है। तो इस ग्रहण का सूतक है वो जो रात्रि 9:56 पे ग्रहण प्रारंभ होगा, उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। सनातन संस्कृति में श्राद्ध का अपना महत्व है और उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध है और चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले सूतक लगता है। तो यानी दोपहर 12:57 से 7 सितंबर दोपहर 12:57 पर सूतल काल प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। इसलिए श्राद्ध की जो पूजा है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक संपन्न कर लेनी चाहिए। और वैसे भी पितृपूजन और नैमित्तिक कर्म सदा 12 बजे से पहले पूर्ण होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान है। न बना रहे। अभी सवाल यह आ रहा है कि ये जो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण खगोल की घटना है, ग्रहण से भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है उसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा और संपूर्ण प्रकृति पर इसका प्रभाव रहेगा। ग्रहण सुंदर खगोल की घटना है, लेकिन ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है उन ग्रह योगायोग का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल और मेरे से लोगों ने कहा, सिद्धार्थी महाराज ग्रहण किस राशि में और किस नक्षत्र पे हो रहा है। 7 सितंबर 2025 भाद्रपद मास रविवार पूर्णिमा के दिन कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में ग्रहण होने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा, यानी कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद में ग्रहण है और शतभिषा नक्षत्र का असर भी रहेगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह आया है कि इस ग्रहण पर शनिदेव और राहुदेव का क्या प्रभाव रहेगा। राहुदेव कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है
और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव है। मित्रों साथियों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये खगरास ग्रहण है और संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव रहेगा। ये ब्लड मून है, चंद्रमा ऑरेंज या पिंक कलर का हो जाएगा। पूर्व भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र दोनों नक्षत्रों में साझा में ग्रहण हो रहा है और कुंभ राशि में हो रहा है। जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा यानी रात्रि 9:57 या 56 पर, उस समय मेष लगन है और मेष लगन के राशि अधिपति मंगलदेव छठे भाव कन्या राशि में है। सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव सिंह राशि पंचम भाव में है। बृहस्पति देव, मिथुन देव तीसरे भाव में है। बृहस्पति देव मिथुन राशि तीसरे भाव में है और शुक्रदेव कर्क राशि चतुर्थ भाव में है। शनिदेव मीन राशि 12वें भाव में है। राहुदेव और चंद्रदेव कुंभ राशि 11वें भाव में है। जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय राहुदेव और शनिदेव का द्विद्वादश संबंध है, 2-12 का संबंध है, यानी अपने से 12वें विराजमान में 12वां व्यय का भाव हानि का भाव होता है। शनिदेव अपनी राशि से 12वें बैठे हुए हैं। जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय शनिदेव और मंगलदेव का समसप्तक योग है। शनिदेव सूर्यदेव बुधदेव का षडाष्टक संबंध है, यानी सूर्यदेव और शनिदेव छठे आठवें रहेंगे, जो संबंध अच्छा नहीं है। ग्रहण कुंभ राशि में, कुंभ राशि के अधिपति शनिदेव और सूर्यदेव का षडाष्टक संबंध जो अच्छा नहीं माना गया है। राहुदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव का समसप्तक योग भी है। एक कुंभ राशि का जो मैदान है वो ग्रहण का कारण बनेगा। चंद्रदेव और राहुदेव ग्रहण योग में और सूर्यदेव से दृष्ट है। मैदनी ज्योतिष इसके बारे में अच्छा संकेत नहीं दे रही। चराचर जगत के लिए यह ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है वो अच्छा संकेत नहीं दे रहे। इस समय पुराने गड्ढे मुर्दे पे चर्चा होगी, पुराने मसले उठेंगे विश्व में। वित्त और आर्थिक पक्ष को लेकर विश्व के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। अपने अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आर्थिक पक्षों के लिए आपस में राष्ट्र अध्यक्षों का टकराव बढ़ेगा, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव धन के कारक है। शतभिषा नक्षत्र के ग्रह देवता राहुदेव है। सूर्यदेव पीड़ित हो रहे, चंद्रदेव पीड़ित हो रहे। सूर्यदेव राहुदेव का समसप्तक योग है और शनिदेव और सूर्यदेव का षडाष्टक संबंध है और राहुदेव और शनिदेव का द्विद्वादश संबंध है। ऐसी अवस्था में धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक स्वार्थ में कमी आएगी। संपूर्ण विद्वानों को राष्ट्रहित सोचना चाहिए। ये सनातन मजबूत हो, संवाद शैली बहुत सुदृढ़ और स्वच्छ रखनी पड़ेगी, अन्यथा सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। धर्म को लेकर चर्चाएं बढ़ेगी और ये चर्चाएं सनातन के लिए अनुकूल नहीं रहेगी, इस पर ध्यान देना होगा। और जब वृषभ राशि में बृहस्पति आए थे तब भी मैंने कहा था, जब मिथुन में आए तब भी मैंने कहा था कि जब तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे, बृहस्पति देव जो वृषभ राशि में थे, और ये 2 साल सभी आचार्यों को, सभी संतों को ये करबद्ध निवेदन मैंने किया था कि इस समय सनातन कमजोर ना हो, हमें व्यर्थ की परिचर्चाओं में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सनातन मजबूत करना चाहिए, ऐसा मैंने निवेदन किया था। जहां तक भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है, इस समय भारत इस संसार में अपना लोहा मनाएगा। भारत की विदेश नीति का डंका बजेगा। भारत को भयभीत होने की जरूरत नहीं। भारत का कोई भी, विश्व में कोई भी देश कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि भारत के लोग राष्ट्र प्रेम के साथ भारत में एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो भारत सदा आगे बढ़ेगा। भारत की भीतर की कमजोरी भारत को नुकसान दे सकती है, लेकिन भारत पूरे चराचर जगत में अपना एक डंका बजाएगा और बहुत अद्भुत योग भारत के लिए नजर आ रहे हैं। हाँ, तकनीकी क्षेत्र, विशेषकर सोना चांदी, मूल्यवान वस्तुएं, युद्ध सामग्री, बैंकिंग, पशुधन, खेती, इसमें बहुत सी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यह ग्रहण ऐसा संकेत दे रहा है। शेयर मार्केट में सांप सीढ़ी का खेल शेयर मार्केट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। इसमें शेयर मार्केट में सावधानी रखनी पड़ेगी। तकनीकी क्षेत्रों में सावधानी रखनी पड़ेगी। विश्व में चंद्रग्रहण को लेकर वातावरण में तल्खी का प्रबल संकेत है। हमें अपनों को सुदृढ़ बनना चाहिए, सीमाओं को सुरक्षित रहना चाहिए और हमारा कंधा कोई यूज नहीं कर ले, इस बात पर हमें विशेष ध्यान रखें। भारत के सभी जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जो हमारी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र हमारा कंधा यूज नहीं कर ले, हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, क्योंकि राहु धोखे का कारण है। हमारे साथ बैठकर हमें कोई धोखा दे सकता है, षड्यंत्र कर सकता है। राहु षड्यंत्र का कारक भी है।
हम यहाँ घर में उलझते रहेंगे और बाहर के लोग हमको कहीं उलझा नहीं दे, इसलिए हमारा ध्यान विश्व की नीति पे होना चाहिए। हमारे साथ कोई षड्यंत्र नहीं हो, इस पर हमें विशेष काम करना चाहिए। और राष्ट्र में विशेष रूप से बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पूर्वी क्षेत्र मेघालय है, इधर के जो मिजोरम है, इन सारे क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप का भी संकेत नजर आ रहा है। भूस्खलन हो सकता है, भूकंप हो सकता है, पानी को लेकर, जल को लेकर घटनाएं घट रही, जल को लेकर दुर्घटनाओं का संकेत है, हवाई दुर्घटना, रेल दुर्घटना, इस तरह का संकेत मैदनी ज्योतिष में मिलता है जब इन ग्रह नक्षत्रों में ग्रहण होता है। तो पुनः याद दिलाऊं, ग्रहण अपने आप में खगोलीय घटना है, लेकिन ग्रहण के समय जो योगायोग है, उन योगायोग का यह संकेत नजर आ रहा है। आप कहेंगे कि ग्रहण कहां कहां देखा जा सकेगा, तो ये संपूर्ण भारत के प्रत्येक नगर में देखा जाएगा, संपूर्ण यूरोप में देखा जाएगा, संपूर्ण एशिया के देशों में देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील के पूर्वी क्षेत्र में चंद्रग्रहण का प्रभाव रहेगा। बहुत से मित्रों ने कहा, साहब चंद्रग्रहण के सूतक का क्या महत्व है, जो ग्रहण काल है उसमें सूतक का क्या महत्व है। मित्रों, साथियों, भारत का जो सनातन है वो वैज्ञानिक है, पूर्णतः परिशुद्ध वैज्ञानिक है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को सृष्टि का आधार माना गया है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। ज्योतिष में और शास्त्रों में सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। सूर्य और चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा धरती के हर जीव को पोषित करती है। इस ग्रहण काल में इससे निकलने वाली ऊर्जा से धरती विहीन होगी, इसलिए ग्रहण के सूतल काल को ठीक नहीं माना गया है, और इसलिए ऐसा माना गया कि इस समयावधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि ऊर्जा विहीन धरती रहेगी। वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं होने की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा और सूर्यदेव की सकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं मिलने के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रभावित होगा, तो हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा माना गया है। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति उस समय, इतने समय में यदि वो घर में रहे तो अच्छा रहेगा। ऐसी मान्यता है कि भोजन के दौरान, ग्रहण के दौरान भोजन पकाना और ग्रहण करना दोनों ही उचित नहीं है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा। ध्यान रखना, ऊर्जा के विकेंद्रीकरण का प्रभाव हमारे शरीर रहेगा। ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का विकेंद्रीकरण है, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। ये चंद बातें, और विशेषकर वे माता बहनें जो गर्भ धारण कर रखी हैं, जो गर्भवती हैं, वो विशेष सावधानी बरतना चाहिए। ग्रहण के दौरान क्या करें, तो ग्रहण के दौरान विशेष रूप से यह कहा गया है कि जिस तरह की ऊर्जा है, उस ऊर्जा में जितना हो सके मंत्र जाप करना चाहिए। अपनी चेतना को परम सत्ता के साथ जोड़ना चाहिए। जितना हो सके मानसिक जाप करिए। मानसिक जाप शुभ माना गया है। ग्रहण के बाद नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र धारण करके गौशाला में गायों को चारा देना, पक्षियों को दाना लाना, गरीब को भोजन कराना उत्तम माना गया है। लेकिन कब करना चाहिए? ग्रहण काल की समाप्ति के बाद गौशाला में चारा देना चाहिए, पक्षियों को भोजन और दाना डालना देना चाहिए, और ग्रहण समाप्ति के बाद दान देना बड़ा उत्तम माना गया है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, नहा धोने के बाद, जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पुनः भोजन पकाए, और उस भोजन को भोग लगाने के बाद ग्रहण करना चाहिए। बासी और बचे हुए पके अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के बाद पूर्ण पवित्र जल से स्नान करें, और ग्रहण से पूर्व भी स्नान करें, और स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक, ग्रहण से पूर्व ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पूर्व स्नान करने के बाद अपने पास कुशा रखना बड़ा उत्तम माना गया है। कुशा का वैज्ञानिक प्रभाव है, यह ऊर्जा को बैलेंस करता है कुशा। और ग्रहण के बाद जो आपने जाप किया है, पुनः स्वच्छ जल से स्नान करके, पवित्र से स्नान करने के बाद जो आपने जाप किया है, जाप का दशांश हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। मित्रों साथियों, पुनः याद दिला रहा हूं, ग्रहण खगोलीय घटना है, इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है, यह सावधानी का संकेत दे रहा है, जो मैंने आपको बताया है। अब चंद्रग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड की घटना है। यह तो ब्रह्मांड तत्वपिंडे, मित्रों साथियों, यह तो ब्रह्मांड तत्वपिंडे, जो ब्रह्मांड में घटना घटेगी उसका पिंड पे प्रभाव जरूर रहेगा। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है। अब मैं आपसे यह चर्चा करूंगा कि 12 राशियों पर
ग्रहण के समय जो ग्रह योगा योग है वो क्या संकेत दे रहे? हाँ, एक बहुत जरूरी सूचना ये है कि ग्रहण के जितने भी जो नियम बनाए गए हैं वो वयोवृद्ध बच्चे और बालकों पर लागू नहीं होते। कोई आदमी बीमार है, वयोवृद्ध है, जिसे अस्पताल जाना, जिसे दवा लेना है, ये सदा ही रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस पर कोई नियम लागू नहीं होता है। रोगी को, बच्चों को दवा देना, ये छूट रहती है ग्रहण में, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र ग्रहण पर 12 राशियों का क्या प्रभाव रहेगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। क्या संकेत है? मेष राशि वालों के लिए ग्रहण 11वें भाव में हो रहा है, और ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव, एकादश भाव लाभ का भाव है। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। काम का दबाव बढ़ेगा, और काम का दबाव मानसिक दबाव बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि आप नौकरी में है तो यह समय सावधानी का है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद उत्पन्न नहीं हो, यह प्रयास आपको करना चाहिए। विशेष सावधानियां क्या है? पारिवारिक दृष्टिकोण समय संभल कर चलने का। परिवार में किसी तरह का मतभेद, उठापटक, तनाव ना हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। इस समय आपको अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव करने की जरूरत है। क्या समाधान है? मेष राशि वालों, ग्रहण के बाद स्वच्छ जल से स्नान करने के उपरांत 250 ग्राम काले उड़द, 250 ग्राम काले तिल अलग अलग कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दीजिए। तिल का तेल का दीपक जला दीजिएगा। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। या फिर ग्रहण से पहले किसी लोहे के पात्र में 250 ग्राम काले उड़द ले लीजिए और 250 ग्राम काले तिल ले लीजिए, उसमें तुलसी दल रख दीजिएगा और पूजा घर में अपने सामने रख दीजिए। और ग्रहण से पहले ही सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करिए। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करिए, और स्नान के बाद यह दान गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को बांट दीजिए। ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष कि आप ग्रहण से पहले पूजन सामग्री ला रहे हैं तो उसमें तुलसी दल और कुशा रखना बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे या गौशाला में दान दे तो अति उत्तम रहेगा। आपके ऊपर यह ग्रहण का प्रभाव 27 दिन तक रहेगा। आप निरंतर 27 दिन जब भी आपको अवसर मिले सुबह सुबह ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले ग्रहण 10वें भाव में हो रहा है, और 10वां भाव आजीविका का भाव है, और 10वें भाव में कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से इस समय अनुकूल रहेगा। किए गए प्रयास से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता पूरा लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना है, और नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का पूर्ण योगदान रहेगा। सावधानी क्या है? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खान पान में परिशुद्धता रखें और नशा करके वाहन नहीं चलाए। और ये 27 दिन मांस और मदिरा से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। समाधान क्या करें? ग्रहण से पहले स्वच्छ जल से स्नान करने के उपरांत मिट्टी के कुल्हड़ में तिल का तेल भर दीजिए या सरसों का तेल भर दीजिए। पूजा घर में रख दीजिए। तेल का दीपक जलाइए। ध्यान रखिएगा जिसमें तिल का तेल भरा है उसमें कुशा या तुलसी दल जरूर डाल दें। और पूरे ग्रहण के समय ओम श्री वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान गौशाला या गरीब व्यक्ति को देंगे। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं कि पूजन सामग्री ग्रहण से पहले जो भी आप ले उसमें तुलसी दल और कुशा जरूर रखें। चंद्र ग्रहण के बाद समाप्ति श्रद्धानुसार वस्त्र के साथ भोजन सामग्री का किसी को दान देना वृषभ राशि वालों आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और लगातार 27 दिन ओम श्री वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। या ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप लगातार 27 दिन करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण 9वें भाव में हो रहा है, और 9वां भाव भाग्य और धर्म का स्थान है। यह भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है। और कुंभ राशि में ग्रहण घटित हो रहा है तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से उस समय उत्तम है। अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा। कारोबारी मसले हल होंगे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। सावधानियां क्या है? द्विस्वभाव से बचे। मुंह में राम बगले में चोरी नुकसान देगा।
घर के बुजुर्गों को नाराज ना करें, भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाकर रखें, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, इस बात का ध्यान। समाधान क्या है? ग्रहण से पहले श्रद्धापूर्वक किसी पात्र में साबुत मूंग रख लीजिए और मूंग के ऊपर 9 पीले फल, 9 हल्दी की गांठ और तुलसी दल रख दीजिएगा। पूजा घर में रख दीजिए। ग्रहण से पहले ही शुद्ध देसी घी का दीपक जला दिए। घी इतना डाले कि लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा दीपक जले। और ग्रहण के दौरान ओम श्री देवकी कृष्ण ऊर्ध्वसताय नमः, ओम श्री देवकी कृष्णाय ऊर्ध्वसताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। यह बड़ा अद्भुत मंत्र है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। ओम श्री देवकी कृष्णाय ऊर्ध्वसताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं, ग्रहण से पहले जो पूजन सामग्री रखे उसमें तुलसी या कुशा रखना बहुत जरूरी। और ग्रहण समाप्ति के बाद चने की दाल, श्रद्धानुसार चने की दाल या श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल वस्त्र के साथ किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है और अष्टम भाव अचानक होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अष्टम भाव आपके स्वास्थ्य संबंधी संकेत भी देता है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है और चंद्र राशि के अधिपति चंद्रदेव, कर्क राशि के राशि अधिपति चंद्रदेव राहु से पीड़ित हो रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए विशेष सावधानी का संकेत नजर आए। व्यवसाय में निवेश में सावधानी बरतें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, घर और बाहर विवाद से बचकर रहें, मानसिक तनाव से स्वयं को दूर रखें और किसी झगड़े में न पड़े तो अच्छा रहेगा। क्या समाधान है? ग्रहण से पहले श्वेत कपड़े में श्रद्धानुसार तिल से बनी हुई रेवड़ियां, श्रद्धानुसार 1.25 किलो रेवड़ी ले लें, उसमें तुलसी दल और कुशा रख दे ग्रहण से पहले, और इस सामग्री को अपने पूजा घर में रख दे। शुद्ध देसी घी का, चौमुखा घी का दीपक जला दीजिए। ग्रहण के समय घी इतना होना चाहिए कि 3-3.5 घंटा दीपक जलता रहे। और ग्रहण के समय ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये जो रेवड़ियां हैं 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लगातार 27 दिन ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। रेवड़ियों में ग्रहण से पहले तुलसी दल और कुशा रखना बहुत जरूरी है। और ग्रहण के बाद सूखे भोजन सामग्री का दान गरीब को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव विवाह है, साझेदार है, पार्टनर को दर्शाता है। और यह कारण है कि आपको इस भाव संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव या उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इस समय आप कुछ संवेदनशील हो सकते हैं। छोटे छोटे बातों पर विवाद की संभावना है, बचना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में किसी बात को तुल देना परेशानी का कारण बन सकता है। आदेशात्मक प्रवृत्ति घर के स्वार्थ वातावरण में कमी ला सकती है। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिलने का संकेत है। इसके अलावा दाम्पत्य सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। कारोबार पार्टनर में विशेष सावधानी का संकेत है। किसी भी प्रकार की हानि के संकेत नजर आ रहा है, चाहे मान हानि हो चाहे अर्थ हानि, सावधान रहना बहुत जरूरी। समाधान क्या है? श्रद्धानुसार या 1.25 किलो ज्वार किसी पात्र में रख दिया, कपड़े में, सफेद कपड़े में बांध दे और अपने पूजा स्थान में कब रखना है? ग्रहण प्रारंभ होने से पहले। ज्वार में या तो कुशा रख दीजिए या तुलसी दल रख दीजिए और ग्रहण से पहले एक दीपक जला दीजिए। दीपक में घी इतना होना चाहिए कि लगभग 4 घंटा दीपक जले। ग्रहण के समय ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप जितना हो सके करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करके ये दान किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को बांट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पहले जब ज्वार की पोटली बनाए या ज्वार पात्र में रखे, उसमें कुशा या तुलसी दल जरूर रखिएगा। और ग्रहण के बाद श्रद्धापूर्वक नहा धोने के बाद दूध चावल और मिश्री लाकर खीर बनाएं और जरूरतमंद 9 वर्ष की कम कन्याओं को अपने हाथ से बांटेंगे तो ग्रहण के कुप्रभाव से आप बच के रहेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है और ज्योतिष के दंड में 6ठा भाव रोग ऋण रिपु का है, बाधाओं का है, शत्रुओं का भाव माना गया है। लेकिन जिस तरह के घर योगायोग है, कार्य व्यवसाय में कन्या राशि को सफलता मिलेगी, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे और इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। व्यवसाय में मनोरंजक लाभदायक संबंध बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। सावधानी क्या है? व्यर्थ की बातों को तुलना दें, अपने काम से काम रखें, स्वयं को व्यवस्थित रखें और व्यस्त रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समाधान क्या है? ग्रहण से पहले पालक, हरी चूड़ियां, हरा कपड़ा अपने पूजा स्थान में किसी अच्छे से पात्र में, टोकरी में रख दीजिएगा और उसमें तुलसी दल जरूर या कुशा जरूर रखिएगा। और ग्रहण से पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिएगा। दीपक में घी इतना होना चाहिए कि लगभग 4 घंटा चले। और ग्रहण के दौरान जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए, तो ये 3 घंटा 28 मिनट का ग्रहण है, उस दौरान ओम नमो प्रिम पिताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। ग्रहण समाप्ति के बाद ये सामग्री गरीब निर्धन लोगों को अपने हाथ से बांट दीजिएगा। मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रहण से पहले पूजन सामग्री अपन ला रहे हैं तो उसमें तुलसी दल और कुशा रखना बहुत जरूरी है। ग्रहण के बाद गरीब निर्धन लोगों को हरी वस्तुओं का दान देना बहुत उत्तम रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम भाव में हो रहा है और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, रचनात्मकता का भाव है। इस ग्रहण का यह संकेत में अपनी संतान का विशेष ध्यान रखें। मानसिक चिंता से बचने का प्रयास करें। आपके रवैये में समझदारी बहुत है, रवैये में समझदारी बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों सहकर्मियों के साथ नम्रता से पेश आए और संभल कर चले तो बहुत अच्छा रहेगा। वाद विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रहना है और विवादित बातों को समाप्त करने की कोशिश करेगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और घर बार का सामंजस्य बनाकर चले। अपने स्वभाव को, जिद्दीपन को कंट्रोल में रखें। अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनियमित खान पान से बचें और भोजन में तेज मसाला का प्रयोग ना करें। यदि रक्त संबंधी कोई दोष है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। क्या समाधान है? ग्रहण से पहले श्रद्धानुसार या 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो मिश्री, चावल और मिश्री में छोटा सा टुकड़ा चांदी का जरूर डाल दीजिएगा या तार डाल दीजिएगा। और तुलसी दल, क्योंकि ग्रहण से पहले हम सामग्री ले, तुलसी दल कुशा रख दीजिएगा। यह सामग्री अपने पूजा स्थल रख दे। ग्रहण से पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जला ले और ग्रहण के समय ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके ये दान किसी शिव मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। लेकिन इस बात को सदा याद रखिएगा कि जब ग्रहण से पहले आप पूजन सामग्री रखें तो उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद वजन के बराबर या तो शक्कर या चावल गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमोनारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव शुक्र भाव है। इस भाव में चल अचल संपत्ति भी देखी जाती है। लेकिन इस ग्रहण के जो ग्रह योगा योग है, कारोबारी मसलों को लेकर आप अधिक उत्सुक के साथ हर कार्य को समझते हुए अपनी कार्यशैली में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और इसमें आपको अपने कैरियर के लाभ की प्राप्ति सफलता भी मिलेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा कष्ट का संकेत भी नजर आ रहा है। लापरवाही मत करिए, क्योंकि सुख भाव में ग्रहण है तो पारिवारिक सदस्यों के साथ उठापटक हो सकता है। कभी कभी आप असलियत से थोड़ा दूर होते हैं और दूसरे बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, इससे बचिएगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी मामलों में पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं करें। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से दूर रहें, मोटा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक मसलों में खुद को विनम्र बनाते हुए सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने बाद ही कोई निर्णय ले। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण में संभल कर चलने की आवश्यकता है। क्या समाधान है, क्या उपाय है? श्रद्धानुसार या गेहूं 1.25 किलो तांबे के पात्र में भरकर ग्रहण से पहले अपनी पूजा घर में रख दें। 1.25 किलो गुड़ रख दे, एक चंदन की लकड़ी रख दे और चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जला ले या एक बत्ती वाला घी का दीपक जला। ग्रहण सामग्री करना ग्रहण से पहले रखना है और जब सामग्री रखें उस समय उसमें तुलसी दल वाला कुशा जरूर रखें। ग्रहण के समय जब आप जाप करना हो तो घी का दीपक आपने पहले ही जला दिया। अब आप ओम क्लीम ब्रह्मणे जगद्धराय नमः इस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करें और ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करके ये ताम्रपत्र सहित किसी सदाचारी गरीब निधन व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। ग्रहण समाप्ति के बाद गेहूं और गेहूं का आटे का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमोनारायण। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है और कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव छोटे भाई बहनों और शास्त्र और पराक्रम का है, छोटी दूरी का है। ग्रहण के हिसाब से आपकी राशि से तीसरे भाव में ग्रहण होना शुभ होगा। कारोबार के हिसाब से अनुकूल रहेगा। जो लोग नौकरी और बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर विपरीत परिवर्तन और बदलाव आने वाले समय में शुभता का इशारा करें। विशेष सावधानियां क्या है? तो मेहनत करने से आनाकानी ना करें। कार्यस्थल पर अपनों के साथ जो लोग काम करें उनके साथ मित्र व्यवहार रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है।
निवेश सावधानी से करें और परिवार में छोटे बड़ों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। क्या समाधान करें? ग्रहण से पहले 1.25 किलो या श्रद्धानुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रख दीजिएगा। उसके साथ साथ 108 इलायची भी रख दीजिएगा, 108 हल्दी की गांठ भी रख दीजिएगा कपड़े में बांधकर, और इसमें तुलसी दल जरूर रख दीजिएगा, तुलसी के पत्ते जरूर रख दीजिएगा या फिर कुशा रख दीजिएगा। ग्रहण से पहले घी का दीपक जलाइए और घी इतना होना चाहिए लगभग 3.5 घंटा 4 घंटा दीपक जलाए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए ग्रहण के समय जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान किसी मंदिर में या किसी कन्या को जो 9 वर्ष की कम हो उसको दान दे, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जब पूजा सामग्री रखे ग्रहण से पहले तो ध्यान रखिएगा तुलसी और कुशा रखना बहुत जरूरी, और ग्रहण के बाद पीली वस्तुओं का दान गरीब को करना बड़ा उत्तम रहेगा आपके लिए। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण दूसरे भाव में हो रहा है और यह आपको सावधानी का संकेत दे रहा है। कार्य में सफलता पाने के लिए आवश्यक अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। यह समय कम सफलता अधिक मेहनत का संकेत है। इसकी वजह आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फलेगा और कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति आपको होगी। धन को लेकर इस समय ठीक है। आपको कार्यक्षेत्र में नया व्यवसाय नए कार्य करने की शुरुआत मिलेगी। आपकी व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सावधानियां क्या है? कान के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, विवादित सौदों में निवेश नहीं करें, खर्चों पर अंकुश रखें, कारोबारी कोई परिवर्तन नहीं, जिस काम के आप जानकार हैं उसी पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धन मिलेगा ऐसा नजर आ रहा है। क्या सावधानियां हैं या क्या समाधान है? तो 1.25 किलो साबुत उड़द काले कपड़े में बांधकर ग्रहण से पहले उसमें तुलसी रख अपने पूजा घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा, साथ में घी का दीपक भी जलाइएगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करें और ग्रहण के बाद ये साबुत उड़द किसी गौशाला में दान दे दी, आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन ग्रहण से पहले पूजन सामग्री लानी और उसमें तुलसी रखना बहुत जरूरी है। ग्रहण के बाद किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल का दान देना भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को ग्रहण लगन में हो रहा है और ये ग्रहण संभर कर चलने का संकेत दे रहा है। व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होगी। सोच की नकारात्मक आपके कारोबार निर्णय लेने में अवरोध उत्पन्न करेगी। पारिवारिक जीवन में उठापटक है। निजी जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और समय आशाओं के विपरीत परिणाम दे सकता है। अपने को संयमित रखना बहुत जरूरी है। इस समय व्यक्तिगत क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों स्थानों पर आपको परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। क्या समाधान है? ग्रहण से पहले 1.25 किलो 8.25 किलो जो आपकी श्रद्धा, आप गुड़ ले लीजिए, लाल कपड़े में बांधकर इस गुड़ की पोटली को आप पूजा घर के सामने रख दीजिएगा और गुड़ में तुलसी और कुशा जरूर रख दीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। घी का दीपक और सरसों का तेल का दीपक जला। तेल इतना होना चाहिए लगभग 4 घंटा दीपक जलाए और घी भी इतना होना चाहिए कि लगभग 4 घंटा दीपक जले। और ग्रहण के समय स्वच्छ आसन पर बैठकर ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा और साथ में मंगलकारी मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि इस मंत्र का जाप ग्रहण के करिएगा और ग्रहण की समाप्ति के बाद ये दान गरीब कन्याओं को कर दीजिएगा। जब ग्रहण से पहले सामग्री ले तो उसमें कुशा और तुलसी रखना बहुत जरूरी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद 60 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति को 100 किलो सरसों का तेल का दान देना जरूरी और गरीब व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखिएगा। सूखे भोजन का दान देने से भी कैरियर कारोबार में सफलता मिलेगी। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों ग्रहण 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में ग्रहण आशा के विपरीत संकेत दे रहा है। प्रयास खर्चा बढ़ेगा, मानहानि का संकेत है। व्यर्थ की यात्रा होगी, निजी संबंधों में कटुता आएगी, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे और पूंजी निवेश में हानि का संकेत और शत्रु परेशान कर सकता है। कारोबार को लेकर किसी लंबी यात्रा का संकेत नजर आ रहा है, उसमें हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करिएगा। वाणी पर संयम रहिएगा और सरकारी मामलों में लापरवाही करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। घरेलू समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? मीन राशि वालों 1.25 किलो या श्रद्धानुसार चने की दाल और उतना ही गुड़ पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दीजिएगा। कब? ग्रहण से पहले। और दोनों सामग्री में तुलसी दल या कुशा जरूर रख दीजिएगा और अपनी पूजा घर में रख दीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिएगा ग्रहण से पहले
और ग्रहण जब प्रारंभ हो जाए उस समय ओम क्लीम उद्घर्ताय उद्धारणे नमः इस मंत्र का जाप, और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इसके साथ साथ सूर्यपुत्र उद्रिक देवी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ग्रहण से पहले जो पूजन सामग्री आप रखेंगे उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, मैं बार बार समझाता हूं। और ग्रहण समाप्ति पर पुनः स्नान करके ये दान किसी गौशाला में कर देना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पर चने की दाल, साधारण सूखी सामग्री भोजन की और वस्त्रों का दान गरीब को करना भी उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत और मानव पर कैसा रहेगा, यह आकलन मेरा निजी है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का सदा अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये मर्जी आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।